वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एडवांस लेक्चर के वीडियो नंबर 10 में हम ख़त्म कर देंगे कम्प्लीटली ब्रेन के बारे में। ऑलरेडी आप पश्च मस्तिष्क को डिटेलिंग में देख चुके हैं। उसी के साथ साथ आपने मध्य मस्तिष्क को भी देख लिया है। जब हमने रास की बात की थी उसके बारे में, पश्चिम मस्तिष्क के अंदर आपने अनुमस्तिष्क देख लिया है, आपने सेतु देख लिया है और आपने मेडुला देख लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके उनको तुरंत एक्टिवेट करिए और देखिए विदाउट किसी कूपन कोड के। ऑलराइट, ठीक है। मध्य मस्तिष्क क्या काम करता है? आपका जो फोर ब्रेन है ये मध्य मस्तिष्क है, मिड ब्रेन और ये है आपका हिंड ब्रेन। एमडीएच, एफएमएच इस प्रकार से कार्य करता है। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे हमारे कॉर्टेक्स की, यानी कि हमारे वलकुट की। नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना यहाँ पे। आप चाहे तो अंग्रेजी नाम याद रखिए, चाहे तो हिंदी नाम याद रखिए, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है आपके कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स के साथ साथ इसे हम कहेंगे आपके लिए सेरेब्रम भी, यानी कि सेरेब्रम क्या होता है? ये होता है आपका प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को ही कई भागों में बांटा गया है, वो सब देखेंगे। सेरेब्रम, कॉर्टेक्स, वलकुट, ये सब एक ही चीज़ें हैं और ये सब आपस में ही घूम रही है। इसी के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं आज किसके बारे में? हम पढ़ेंगे द लिम्बिक सिस्टम। अब ये लिम्बिक सिस्टम क्या है? ये है आपका उपवलकुटीय तंत्र। यहाँ बात हो रही है आपके उपवलकुटीय तंत्र की। ये क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो चलिए लेक्चर को आरंभ करते हैं। ऑलराइट, ओके। अरे भैया, ये एडवांस लेक्चर है तो सफ़ेद स्क्रीन काहे चल रही है? तो एडवांस लेक्चर को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन क्या है इसको आप ऑलरेडी देख चुके हैं। फोर ब्रेन में हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास होते हैं दो गोलार्ध। हमारे पास दो गोलार्ध होते हैं फोर ब्रेन को। मतलब अगर ये आपका ब्रेन है, अगर ये आपका फोर ब्रेन है तो हम इसको ऐसे काटेंगे और हमारे पास क्या बच जाएंगे? टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, हमको दो गोलार्ध मिलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। जिसके अंदर क्या होता है? हमारे पास वलकुट भी होता है। ठीक है, इन्हीं गोलार्ध में हम वलकुट की बात भी करेंगे। अंदर नहीं होता है बट हम बात करेंगे वलकुट की भी कि कॉर्टेक्स क्या होता है, क्या कार्य करता है। ठीक है, ओके। तो हम बात करेंगे इसी के बीच हमारे सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स की। थोड़े से टर्म अब अंग्रेजी होंगे बट इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, थोड़ा हम बात करेंगे सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे? हमको पढ़ना है हमारी थिंकिंग, हमारे चिंतन के बारे में और हमारे बिहेवियर के बारे में, यानी कि हमारे व्यवहार के बारे में। ठीक है, कहाँ पे क्या सारी चीज़ें होती हैं उनको हम कवर करेंगे। तो हमारे पास कुछ सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं आपके किसके? मोटर कंट्रोल को। ठीक है, मोटर समझ चुके हैं आप क्या है? पेशीय वाला जो चलेगा। ठीक है, मोटर कंट्रोल को संभालते हैं। ठीक है, और नई चीज़ों को सीखने में, लर्निंग न्यू मोटर स्किल्स। ठीक है, वो सब कहाँ होता है? आपके बेसल गैंग्लिया में, बेसल गैंग्लिया। और हम बात करते हैं हमारे किसकी? हमारे चहेते वाइट मैटर की। वाइट मैटर की बात करते हैं, जो क्या करता है? जो फाइबर के पाथवेज होते हैं, जो मार्ग होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है? आपका जो कॉर्टेक्स है उसको आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, वो वाइट मैटर। ठीक है, तो हम इन सभी कॉर्टेक्स की बात करेंगे, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिनको हम एक समरूपेण क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं द लिम्बिक सिस्टम। अभी चीज़ें अलग अलग बताई, समझ में नहीं आया। अब हम समझेंगे कलेक्टिवली द लिम्बिक सिस्टम के बारे में, यानी कि आपका उपवलकुटीय तंत्र। वलकुट मालूम है? वलकुट क्या होता है? वलकुट होता है आपका कॉर्टेक्स। वैसा ही उपवलकुटीय तंत्र को हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक का अर्थ ही होता है क्या? लिम्बिक का अर्थ होता है आपके लिए मार्जिन।
ठीक है, ये एक फील्ड है, ये इसकी क्या है, मार्जिन है। ठीक है, मार्जिन मतलब आप समझते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बॉर्डर के रूप में। बॉर्डर 1999 वाली नहीं, बॉर्डर ये किनारे वाली बॉर्डर। ठीक है, ओके। और ये स्ट्रक्चर हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हमको लिम्बिक सिस्टम के अंदर, यानी कि हमारा जो उपवलकुटीय तंत्र है ना, इसके स्ट्रक्चर हमको देखने को कहाँ मिलते हैं, हमारे अपर ब्रेन और ब्रेन स्टेम। ठीक है, इनके मध्य हमको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर क्या क्या समाविष्ट है। सबसे पहले नंबर 1 पे आपका आता है थैलेमस, यानी कि आपका चेतक। फिर हमको देखने मिलता है इसके बाद आपका हाइपोथैलेमस, यानी कि आपका अधचेतक। फिर हम बात करें, हमको अगला देखने को मिलता है एमिगडाला, यानी कि हमारे इमोशंस जहाँ घूमते हैं। हम बात करें गलतुंडिका की। ठीक है, फिर हमको क्या मिलता है, इसी के साथ साथ हमको एक और चीज़ मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नंबर 4 पे आपके लिए सिंगुलेट कॉर्टेक्स, सिंगुलेट वल्कुट इसे हम कहते हैं। इसका भी आप ध्यान रखें। तो थैलेमस THAC किसका पार्ट है, थैलेमस, सिंगुलेट कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, ये सब किसके पार्ट हैं, ये सब पार्ट हैं आपके लिम्बिक सिस्टम के, उपवलकुटीय तंत्र के पार्ट हैं। कौन कौन से, आपका चेतक, अधचेतक, ठीक है, गलतुंडिका और आपका सिंगुलेट कॉर्टेक्स। इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, हमारा जो उपवलकुटीय तंत्र है, उसका कार्य क्या है, किस किस चीज़ में मदद करता है वो मदद करता है हमारे संवेगों में, वो मदद करता है हमारी अभिप्रेरणा में, वो मदद करता है हमारी स्मृति में, और वो मदद करता है हमारी लर्निंग में। क्योंकि कौन कौन से पार्ट देखे हमने, देखा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला से संवेग आ जाएगा। ठीक है, और हमने क्या देखा, एक और चीज़ हमने देखी, ओके, 1 चीज़ हमने मिस कर दी है, वो है आपका हिपोकैम्पस। ठीक है, 2 H थे इसलिए हिपोकैम्पस भी आपका इसके अंदर आएगा। ठीक है, एंड देन आपका क्या आएगा, एमिगडाला हो गया, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड आपका CC यानी कि सिंगुलेट कॉर्टेक्स। इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सबसे पहले बात करते हैं चेतक अश्व की, चेतक घोड़े की, यानी कि हम बात करते हैं सबसे पहले थैलेमस की। ओके, तो यहाँ पे जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये गोल गोल, ये क्या है, ये है आपका थैलेमस, ये है आपका चेतक। ये क्या है, चेतक को घेरे हुए यहाँ पे हाइपोथैलेमस, ये है आपका अधचेतक। ठीक है, ये जो बात की थी हमने उस रस्सी की, कॉर्पस कोलोसम है ना, एक प्रकार से जो क्या करता है, दोनों को संभाले रखता है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये कौन सा ग्लैंड है, आपका PP ग्लैंड। ठीक है, ओके, तो ये आप देख रहे हैं थैलेमस कहाँ पे होता है, उसके बाहर ही हमको क्या देखने मिलेगा, हाइपोथैलेमस मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं थैलेमस के ऊपर। ओके, हम बात कर रहे हैं थैलेमस की। एक प्रकार से क्या होता है, हमने पढ़ा है, एक प्रकार से हमको ये रिले स्टेशन मिलता है। एक प्रकार से क्या है, ये रिले स्टेशन है, जहाँ से जो भी संवेदी जानकारी जो है, जो भी आएगी, दुनिया जहाँ से आपकी शरीर में से घूम के कहाँ पहुँचेगी, सबसे पहले मिस्टर थैलेमस से जाके वो मिलेगी। ठीक है, ठीक है, फिर थैलेमस क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, उस सेंसरी जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजने के पहले, किसी अदर वल्कुट के किसी दूसरे भाग में भेजने से पहले। पिछले बेसिक लेक्चर में हमने उसको भी कवर किया था। ठीक है, कि वो कौन सी जानकारी है, किस प्रकार का संवेदना है, वो कौन से प्रकार की सेंसेशन है, वो क्या वो आइज से आई है, क्या वो टच है, हियर है, क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, संवेदी जानकारी जो भी आएगी, वो कहाँ जाएगी, सबसे पहले आपके थैलेमस में जाएगी। मतलब अगर आप कुछ देखते हैं, वो कहाँ घुसता है, सबसे पहले आपके थैलेमस में, उसके बाद वल्कुट के अलग अलग भागों में जाता है। अगर मान लीजिए कि हमारे थैलेमस को, हमारे चेतक को क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जो हमारा फेवरेट पार्ट है कि कोई चीज़ है उसको अगर डैमेज हो जाएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर उसको डैमेज हो जाता है तो क्या हो सकता है, हमको संवेदनाओं की अनुभूति नहीं होगी। ठीक है, कोई आपको काटेगा भी तो क्या होगा, आपको संवेदना की अनुभूति नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, आप जो देख रहे हैं आप रंग में विभेद नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपकी संवेदी जानकारी जो है
जहाँ पहुँचनी चाहिए वही डैमेज है, तो फिर आगे अगले वल्कुट में जाएगी ही कैसे? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखा गया कि हमारी जो सूंघने की क्षमता है ना, सूंघने की या स्मेल, ये जो हम करते हैं है ना, वो जो सिग्नल है वो कहाँ पे, वो हमारे थैलेमस में नहीं जाते हैं। बाकी सब आपकी टच, त्वचा से, टेस्ट, जीभ से, आईज से सुनना, कान से, आईज से देखना और कान से सुनना, ये सब चीज़ें कहाँ जाएंगी? 1 2 3 4, ये सब कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले जाएगा आपके चेतक के पास। चेतक फिर अलग अलग वल्कुट में जहाँ उसकी जानकारी ज़रूरत होगी वहाँ पे वो भेज देगा चेतक। लेकिन जब हम बात करते हैं सूंघने की, है ना, हम बात करते हैं स्मेल करने की, मोगरे की खुशबू, मोगरे की खुशबू आपकी जो है वो थैलेमस में जाने के बजाय कहाँ चली जाती है? थैलेमस में जाने के बजाय क्या होता है उसको देखते हैं। वो जाती है आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के पास। अब ये ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या है उसको हम देखते हैं। तो ये जो आप चित्र के अंदर देख रहे हैं ये है आपका ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये है आपकी कुछ ऑल्फैक्टरी नर्व्स, यानी कि आपकी ऑल्फैक्टरी तंत्रिकाएं। जब आप यहाँ से आपने जब मोगरे की खुशबू स्मेल करना स्टार्ट किया तो कहाँ गई वो? जाते 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 सबसे पहले कहाँ टकराई वो मिली आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स के पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये है आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। क्या बल्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, 2 बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। जो हमारी साइनस कैविटी होती है जस्ट उसके ऊपर होते हैं, ठीक है, और हमारा जो फ्रंटल लोब है उसके जस्ट नीचे आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन किससे लेते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल से। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप आज से जो भी सूंघेंगे, जो भी स्मेल लेंगे, वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है आपके बल्ब के पास, आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब के पास, जो आपकी साइनस कैविटी की जस्ट ऊपर है और आपके जो फ्रंटल लोब है या फिर आपका जो ब्रेन है उसके जस्ट नीचे ख़त्म होते ही, ठीक है। तो आज से ध्यान रखिए, जो थैलेमस है उसके पास बाकी 4 संवेदनाएं पहुँचेंगी। कौन कौन सी? देखना, सुनना, महसूस करना और टेस्ट वाला जो है स्वाद लेना। लेकिन सूंघना जो है, स्मेल करना जो है, वो कहाँ जाएगी? आपके नाक से होते हुए यहाँ पे उसको ऑल्फैक्टरी नर्व्स मिलेंगी, उसके बाद वहाँ पे उसको क्या मिलेगा? ऑल्फैक्टरी बल्ब मिलेगा, ओके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उपवल्कुटीय तंत्र की। उसमें हमने देखा लिम्बिक सिस्टम में अंदर सबसे पहले नंबर 1 पे चीज़ देखी हमने थैलेमस। थैलेमस के बारे में हमने क्या देखा कि थैलेमस सेंसरी जानकारी जो भी आएगी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी उसको प्रोसेस करेगा और अलग अलग उपवल्कुट में भेजेगा, अलग अलग कॉर्टेक्स में भेजेगा जहाँ उसकी इच्छा होगी वहाँ पे। बात करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हमारे पास है हाइपोथैलेमस, यानी कि हमारा जो अधचेतक है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। हाइपोथैलेमस बहुत छोटा स्मॉल पार्ट है हमारे मस्तिष्क का, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही क्या है, ये पावरफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। जो कहाँ पे है? जस्ट बिलो, नीचे और सामने है किसके? थैलेमस के। थैलेमस के जस्ट नीचे और सामने यहाँ पे आपको देखने मिलेगा क्या? आपको हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का मतलब क्या होता है? इनर चैम्बर के नीचे, जो क्या रेगुलेट करता है? आपके शारीरिक तापमान, आपकी प्यास, भूख, निद्रा, जागना और आपकी कामोत्तेजना, ठीक है, और आपके इमोशन, संवेग। ये सब चीज़ें कहाँ पे हैं? देखिए कितना छोटा सा भाग है लेकिन बहुत सारी चीज़ें संभाले हुआ है, ठीक है। और ये किसके ऊपर बैठता है? ये बैठता है किसके ऊपर? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, आपकी जो पीयूष ग्रंथि है उसके ऊपर, अग्र पश्च, उसके ऊपर ये बैठता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपको ऑलरेडी डायग्राम में दिखाया जा चुका है। तो आपका ये जो हाइपोथैलेमस है, अब देखिए कहानी कैसे घूमेगी। आपका ये जो हाइपोथैलेमस है, जो आपका अधचेतक है, ये किसको कंट्रोल करता है? आपकी पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि यानी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करेगा? आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो जो रेगुलेशन होता है हार्मोन्स का, है ना, वो किसके पास है? हम कह सकते हैं एक प्रकार से हाइपोथैलेमस के पास। यानी कि आपका जो अधचेतक है किसके ऊपर बैठा है? सीधे बैठा है वो आपकी पीयूष ग्रंथि के ऊपर।
तो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करेगा? आपका अधचेतक। तो जो भी हार्मोन स्रावित वगैरह होगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो अथॉरिटी रेगुलेशन हम कह सकते हैं एक प्रकार से किसके पास है? आपके हाइपोथैलेमस के पास है। ओके, ठीक है। तो ये देखिए हमने किसकी फंक्शनिंग? हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग। अब बात करते हैं तीसरी चीज़, आपका आता है हिप्पोकैम्पस। कैंपस के जूते और हिप्पोपोटामस। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मुंडी घूमती हुई, तो ये जो आप देख रहे हैं लाल वाला भाग, ये क्या है? यही है आपका हिप्पोकैम्पस। ग्रीक में इस वर्ड का मतलब होता है आपका सी हॉर्स, है ना, समुद्री घोड़ा। ठीक है, तो आपका जो हिप्पोकैम्पस है वो कहाँ पे लोकेट है? ये आपके जो टेम्पोरल लोब होता है ना, आपका जो टेम्पोरल लोब होता है सबसे आखिरी वाला, है ना, उसके बीच में, ठीक है, मीडियल उसके बीच में देखिए, ये आपका टेम्पोरल लोब इस तरफ आता है, ये उसके बीच में, है ना, उसके बीच में ये उपस्थित होता है आपका हिप्पोकैम्पस। ठीक है, ओके। तो रिसर्च इस पर की गई और ये बताया गया कि हिप्पोकैम्पस जो है किस में मदद करता है? आपकी जो लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरीज होती है ना, आपकी जो LTM मेमोरीज हैं उनमें मदद करता है। ठीक है, तो आपकी जो भी मेमोरीज फॉर्म होंगी आपकी लॉन्ग टर्म, वो सब कहाँ होंगी? आपके हिप्पोकैम्पस में। हम कह सकते हैं मेमोरी के लिए काम करता है हमारा हिप्पोकैम्पस। एंड देन एक जो न्यूरोट्रांसमीटर बताया था हमने, तंत्रिका संचारक जो एक बताया था, क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं एसिटिल कोलिन, ACH, एसिटिल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, वो इन्वॉल्व किस में होता है? आपकी पेशीय क्रियाओं में, आपके मोटर कंट्रोल में होता है। लेकिन उसी के साथ साथ आपके जो हिप्पोकैम्पस का जो ये जो हिप्पोकैम्पस है इसका जो मेमोरी फंक्शन है ना, उसमें भी मदद करता है आपका ये वाला तंत्रिका संचारक, यानी कि ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं अगली चीज़ जो है हमारे पास, गल तुंडिका। ठीक है, गल तुंडिका की बात करेंगे, यानी कि तो ये किसके पास होता है? ये होता है आपके हिप्पोकैम्पस के पास। हिप्पोकैम्पस क्या करता है? आपके मेमोरी से संबंधित है। हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस अधचेतक में कन्फ्यूजन नहीं चाहिए है। ठीक है, अधचेतक पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पीयूष ग्रंथि के ऊपर बैठा हुआ है, हिप्पोकैम्पस कहीं अलग खेल रहा है, और उसके पास में कौन है? आपका है एमिगडाला। ठीक है, तो आपकी ये जो गल तुंडिका जो है ये क्या करती है? आपका फियर, आपका डर, आपका भय, इसकी मेमोरी बनाती है। ठीक है, आपके जो डर भय के लिए आपके जो रिस्पॉन्स होंगे, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, है ना, वो किस पे निर्भर करेगी? आपकी गल तुंडिका के ऊपर, उसमें इन्वॉल्व रहती है। और साथ ही साथ इस डर की मेमोरी, है ना, इस भय का मेमोरी कि हाँ लास्ट टाइम मैंने उस नीले रंग के कुत्ते को देखा था या फिर काली रंग की बिल्ली को देखा था, उससे जो भय उत्पन्न हुआ, है ना, वो उत्पन्न की जो स्मृति मेमोरी है वो कहाँ आ जाएगी? वो आ जाएगी आपके गल तुंडिका के पास, यानी कि एमिगडाला के पास। जान रहे हैं? अभी आपका मन नहीं भरा होगा, तो चलिए आपका मन भरते हैं। ओके, तो ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये लाल रंग का, ये क्या है? ये है आपका एमिगडाला, यानी कि आपकी गल तुंडिका। और ये जो नीचे देख रहे हैं आप गुलाबी रंग का, ये क्या है? ये है आपका हिप्पोकैम्पस। और ये बताइए ये क्या है? बहुत सही, ये वही चीज़ है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये हिप्पोकैम्पस के पास में ही आपको दिख रहा है एमिगडाला। हिप्पोकैम्पस किसके लिए? आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, और एमिगडाला किसके लिए? आपके भय के रिस्पॉन्सेस के लिए, डर की प्रतिक्रियाओं या फिर भय की प्रतिक्रियाओं के लिए एमिगडाला काम करता है। साथ ही साथ किसके लिए काम करता है? ये काम करेगा आपके डर की स्मृति के लिए भी। ठीक है, एमिगडाला यानी कि आपकी गल तुंडिका। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं गल तुंडिका की। तो अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखें, क्योंकि अगला चित्र आपको भयभीत पलंग से गिरा सकता है और आपके सेरेबेलम का मेंटेनेंस भी छूट सकता है। ऑल राइट, तो यहीं पे काम करता है आपका गल तुंडिका। आपकी गल तुंडिका यहीं पे काम करती है, आपका एमिगडाला यहीं पे काम करता है कि इस चीज़ को देखने के बाद आपकी जो डर की प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है, वो किस प्रकार से कार्य करती है, ये किस पे निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा आपके, हमारे और हम सभी के प्यारे से एमिगडाला के ऊपर, यानी कि गल तुंडिका के ऊपर। इसको देखने का जो भय है उसकी स्मृति भी यहीं आपके एमिगडाला में स्टोर होगी। तो इसी के साथ साथ बात करते हैं 1939 में, है ना। 1939 में क्या होता है कि
अगर मान लीजिए आपको ये दिखाया और अगले ही पल आपका एमिगडाला निकाल दिया जाए, आपके टेम्पोरल लोब से आपका एमिगडाला निकाल दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, अगली बार जब आप ये स्टिमुली देखेंगे तो आपको इनसे भय नहीं लगेगा, ठीक है। तो अध्ययन में पाया गया 1939 में एक स्टडी, एक रिसर्च हुई जिसमें क्या किया गया, कई सारे बंदर थे, है ना, ऐसे कई सारे मंकीज थे जिनका क्या रिमूव कर दिया गया, जिनका रिमूव कर दिया गया टेम्पोरल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब कौन सा वाला, ठीक है, और कौन सा वाला दूसरा आपका क्या रिमूव कर दिया गया, और एमिगडाला। टेम्पोरल लोब रिमूव किया, साथ ही साथ आपका एमिगडाला जो था उसको भी रिमूव किया, और उसके बाद पाया गया कि उनका जो फियर था, उनका जो भय था उन मंकीज़ का, वो कम्प्लीटली जा चुका है, ठीक है, वो डर नहीं रहे थे इन स्नेक्स से, ठीक है। तो अधिकतर क्या देखा गया है, आप इनसे डरेंगे, लेकिन अगर आपका एमिगडाला और टेम्पोरल लोब्स को रिमूव कर दिया जाए तो आप भी इनसे डरना बंद कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इस इफ़ेक्ट को क्या कहा गया, इस इफ़ेक्ट को कहा गया आपके लिए क्लूवर बूसी सिंड्रोम। तो अगर मान लीजिए नेट में क्लूवर बूसी सिंड्रोम सवाल आ जाएगा तो आप समझ गए आपको करना क्या है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका जो एमिगडाला है किस में मदद करता है, आपका जो एमिगडाला है ये फॉर्म करता है आपके लिए संवेगात्मक स्मृतियाँ, है ना, इमोशंस की बात भी करता है आपका ये एमिगडाला। तो लेकिन अभी भी यह कहना मुश्किल है कि आपकी ये जो इमोशनल मेमोरीज़ है इनको स्टोर करता है या नहीं करता है एमिगडाला, इस पर अभी भी रिसर्च वगैरह चल रही है, लेकिन आपके काम का जितना था उतना आपके लिए हो चुका है, ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, चलिए इमेज को हटा देते हैं, ओके। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने कवर कर लिया है थैलेमस, हमने कवर कर लिया है हाइपोथैलेमस, हमने कवर कर लिया है एमिगडाला, और हमने कवर कर लिया है हिपोकैम्पस। अगली और पांचवी चीज़ बचती है जिसके बाद ये 5 पांडव कंप्लीट होंगे, और वो है आपका नंबर लास्ट आपके लिए सिंगुलेट कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आपका वल्कुट, इस पे आप ध्यान रखें। तो हम बात कर रहे हैं आपके सिंगुलेट कॉर्टेक्स की। तो ये होगा आपके सिंगुलेट गायरस जो होता है, ये होता है आपके कॉर्पस कॉलोसम के जस्ट ऊपर, ठीक है। ये पूरा ब्रेन नहीं है, ब्रेन का सिर्फ आधा वाला पार्ट आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये है आपका जो येलो में दिख रहा है, ये पूरा क्या है, ये है आपका पूरा सिंगुलेट गायरस। तो यहाँ पे आपका जो सिंगुलेट कॉर्टेक्स है ये किसका पार्ट है, आपके लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, यानी कि उपवलकुटीय तंत्र का पार्ट है ये। उसी के साथ साथ ये कहाँ पे मिलता है, ये आपको मिलता है सिंगुलेट कॉर्टेक्स या सिंगुलेट गायरस जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ पे मिलता है आपको, आपका जो कॉर्पस कैलोसम होता है उसके, ये कॉर्पस कॉलोसम है जो वायर होती है दोनों हेमिस्फीयर को मिलाने के लिए, उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे आपने देखा था अभी पीले रंग का, वो होता है आपके लिए यहाँ पे सिंगुलेट गायरस। और ये कहाँ पे मिलता है आपको, फ्रंटल एंड पैराइटल लोब्स में। और किस में मदद करता है ये, आपकी इमोशनल एंड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में ये मदद करता है आपका ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स। तो अगर हम सिंगुलेट कॉर्टेक्स को चाहें तो इसको भी हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं जो अलग अलग डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, अलग अलग रीजन्स, ठीक है। कौन कौन सा, आपका इमोशनल हो गया, फिर आपका कॉग्निटिव हो गया, एंड ऑटोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सिंगुलेट कॉर्टेक्स को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वल्कुट की, यानी कि हमारा जो कॉर्टेक्स है उसकी अब हम बात करेंगे। जो भी आप ब्रेन की आकृति देखते हैं इस प्रकार की, इसमें कई सारी झुर्रियाँ बनी होती है, रिंकल्स बने होते हैं, उसी को समझते हैं हम क्या, हम समझते हैं ब्रेन, ठीक है। और यही ब्रेन आपका क्या कहलाता है, जो ऊपर ऊपर हमको दिखता है वो क्या है, वो है हमारा वल्कुट, यानी कि वो है हमारा कॉर्टेक्स, जो हमारे मस्तिष्क का सबसे बाहरी पोर्शन या बाहरी पार्ट होता है, ठीक है। ये कैसे बना होता है, इसमें क्या होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक होते हैं क्या, तंत्रिका कोशिका, यानी कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स। और इसमें हमको कई सारी क्या देखने मिलती है, हमको इसमें
रिंकल्स देखने को मिलते हैं। सवाल ये आता है कि जब भी आप कुछ मस्तिष्क की इमेज देखते हैं तो आपको ये रिंकल्स वाली, झुर्रियों वाली इमेज क्यों दिखाई जाती है। ठीक है, ओके। तो ये जो झुर्रियाँ हैं, जो रिंकल्स हैं, कहाँ देखने मिलती है हमको? कॉर्टेक्स में देखने को मिलती है। ये क्यों होती है? इसके बाद वजह से क्या होता है कि आपको क्या मिलता है कि आपकी जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, जो कॉर्टिकल सेल्स हैं कहाँ होंगे? कॉर्टेक्स में। कॉर्टिकल सेल्स हों, उनको एग्जिस्ट करने के लिए मिलता है छोटी सी जगह में रहने के लिए इन कॉर्टिकल सेल्स को। इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर मान लीजिए, अगर आपका ये कॉर्टेक्स आपके दिमाग से अगर हम ये कॉर्टेक्स निकाल लें और उसको लंबा करें तो आप 2 से 3 फीट का लंबा ये पाएंगे। ठीक है, लेकिन तब ये देखने के लिए आप जिंदा नहीं रहेंगे, इस बात की भी खातरी है। तो हमने एक और चीज़ समझनी है यहाँ पे कि इसकी जो रिंकलिंग जो होती है बढ़ती जाती है, जो रिंकलिंग है, झुर्रियाँ आना बढ़ती जाती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकलाइजेशन। कॉर्टिकलाइजेशन क्या होता है? इन्हीं झुर्रियों का बढ़ना। पहले इतनी झुर्रियाँ थी, अब कितनी हो गई हैं? अब ये इतनी झुर्रियाँ हो गई हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे कॉर्टिकलाइजेशन। अब हम बात करेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की, यानी कि प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध की बात हम करेंगे अब। तो हमारा जो कॉर्टेक्स है, जो हमारा वल्कुट है, वो 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, कॉर्टेक्स 2 भागों में डिवाइड है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। 2 भाग मतलब अलग अलग नहीं, एक ही चीज़ के 2 भाग किए हैं। ठीक है, गोलार्ध बोल रहे हैं इसको। ठीक है, मतलब गोले का आधा, जो किससे कनेक्ट है? कनेक्टेड बाय अ थिक, ये कनेक्टेड होता है आपके कॉर्पस कैलोसम से। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, ये एक गोलार्ध है और ये एक गोलार्ध है। ये दोनों किससे कनेक्टेड हैं? ये जिस चीज़ से कनेक्टेड है, एक न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स, ये सब कई सारे यहाँ पे न्यूरल फाइबर्स मिलेंगे आपको, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये किसी दवाई का नाम नहीं है, ये आपके मस्तिष्क में ही। जिसे हम और क्या कह सकते हैं? और हम इसे कह सकते हैं महासंयोजक पिंड। इसे हम कहेंगे महासंयोजक पिंड। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन, यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन, सबको कौन संभालेगा? आपका कॉर्पस कैलोसम। तो अगर मान लीजिए नेट में सवाल आ जाए इसके ऊपर, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? ये गोलार्ध है लेफ्ट वाला, ये गोलार्ध है आपका राइट वाला। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है? इसके बीच में आपकी थिक मोटी न्यूरल फाइबर्स बने हुए हैं। ये इमेज सिर्फ आपको बड़ी करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका महासंयोजक पिंड। आपके एनसीईआरटी की भाषा में महासंयोजक पिंड क्या करता है कि आपके उत्तरी, मतलब आपके लेफ्ट और आपके राइट हेमिस्फीयर्स को, गोलार्ध को क्या करता है? कम्युनिकेट करने में मदद करता है। कौन? आपका महासंयोजक पिंड, इसलिए इसका नाम महासंयोजक रखा गया है। अगर हम बात करें इन हेमिस्फीयर की, अगर हम बात करें इन्हीं हेमिस्फीयर की, तो इसको हमने क्या किया है? 4 भागों में या 4 लोब्स में हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, उसी के साथ साथ इसी कॉर्टेक्स का, इसी वल्कुट का, इसी आपके वल्कुट का क्या होता है? कुछ चुनिंदा जगहों के लिए, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के लिए क्या करता है? प्रत्येक गोलार्ध किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। लेफ्ट वाला राइट के लिए एंड राइट वाला लेफ्ट के लिए। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे देखते हैं? क्यों? इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए भी और उसको कंट्रोल करने के लिए भी। कैसे? उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो मोटर कॉर्टेक्स है, मोटर मतलब घर की मोटर नहीं, टुल्लू पंप नहीं, आपकी जो मोटर कॉर्टेक्स है, ठीक है, वो क्या करती है? अपोजिट साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, अपोजिट साइड, दूसरे साइड आपकी बॉडी की कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, ठीक है, राइट हैंड से लिख रहे हैं, लिखने का काम क्या है आपका? एक मोटर मूवमेंट है। ठीक है, राइट हैंड एक मोटर मूवमेंट है। कहाँ काम करेगा? मोटर कॉर्टेक्स में।
काम करेगा मोटर मूवमेंट आपके सीधे हाथ से। तो अगर आप सीधे हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर में मोटर कॉर्टेक्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट हैंड से कुछ कार्य करते हैं, जब भी करते हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका राइट मोटर कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल है। राइट मतलब राइट हेमिस्फीयर वाला, ठीक है, ओके। इसी फीचर को क्या कहते हैं हम? इस फीचर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा लेटरल ऑर्गेनाइजेशन। इस फीचर को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कॉन्ट्रा लेटरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ध्यान रखिएगा इस नाम को, कॉन्ट्रा लेटरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हैं, इसको कंट्रोल कौन कर रही है? आपकी लेफ्ट हेमिस्फीयर की मोटर कॉर्टेक्स इसको कंट्रोल कर रही है। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, इसको कौन कंट्रोल करेगा? आपका राइट हेमिस्फीयर का मोटर कॉर्टेक्स, यानी कि राइट हेमिस्फीयर मोटर कॉर्टेक्स इसको कंट्रोल करेगा। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रालेटरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसमें मदद करती है? ये मदद करती है आपकी जो भी संवेदी जानकारी या संवेदी सूचनाएं जो भी आ रही हैं आपकी बॉडी में, राइट साइड से लेफ्ट में एंट्री मारेंगी, लेफ्ट वाली राइट में एंट्री मारेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रालेटरल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ही मोटर कमांड्स में भी होता है, और आपकी जो सेंसरी कमांड्स, मोटर कमांड्स जो आपका ब्रेन भेजेगा, है ना, अगर आपका सीधा हाथ उठा रहे हैं अपना आप, तो कौन बोलेगा? आपका लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर बोल रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि ये इसी प्रकार से कार्य करता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे बॉडी में से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी हमारी बॉडी में से आ रही है, ठीक है, तो हम इसको बोथ साइड्स, दोनों तरफ भेज सकते हैं। मस्तिष्क के अंदर दोनों मस्तिष्क में इसको भेज सकते हैं। जैसे कहाँ पे होता है? इसे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बाईलेटरली। बाई मतलब दोनों तरफ भेजेंगे मस्तिष्क में, और होगा आपका इप्सिलेटरली, मतलब एक ही तरफ हम भेजेंगे, ठीक है। तो ये कब होगा? आपके टेस्ट में होगा एंड स्मेल में, ऑल्फैक्शन में होगा आपके। ये कब होगा? आपके ईयर में होगा एंड आइज में होगा, ठीक है। इस एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ब्रेन लेटरलाइजेशन, ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्रेन लेटरलाइजेशन, कि सीधा वाला उल्टे में काम करेगा, उल्टा वाला सीधे में काम करेगा। हेमिस्फीयर, एक जानकारी को हम दोनों तरफ भी भेज सकते हैं, और एक जानकारी केवल एक ही तरफ जा सकती है। इस चीज़ को हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी के लिए आपका इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप कुछ अपने श्रवण कर रहे हैं, आप किसी चीज़ का श्रवण कर रहे हैं, तो आपकी जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है, आप कुछ चीज़ सुन रहे हैं, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है आपके, वो कहाँ जाएगी? आपने मान लीजिए कोई गाना सुन रहे हैं आप, वो कहाँ जाएगा? आपके दोनों कानों से जाएगा, ठीक है, दोनों कानों से जाएगा। ये जो गाना बज रहा है, ये गाना आपके इस कान से भी जाएगा और आपके इस कान से भी जाएगा। तो जब जाएगा तो ये आपके ब्रेन के दोनों तरफ एंट्री मारेगा, और फिर डिफ्रेंशिएट करेगा किस प्रकार का साउंड है, क्या सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन जो साउंड जाएगा वो दोनों हेमिस्फीयर में जाएगा। एक तरह से इसके भी ध्यान रख सकते हैं कि आपके दो कान हैं तो दोनों ब्रेन में जाएगा, दो आँखें हैं तो दोनों ब्रेन में जाएगा, मतलब दोनों हेमिस्फीयर में जाएगा। लेकिन चूंकि आपकी नाक एक ही है तो एक साइड जाएगा, और आपकी जीभ भी एक है तो वो भी एक ही साइड में जाएगा। ऑलराइट, सिर्फ समझने के लिए, बाकी अपने अपने विवेक और श्रद्धा की बात है। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं लोब्स की। हमने जो 4 डिवीजन देखे थे उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम, फ्रंटल लोब है हमारे पास, फ्रंटल लोब, फिर हमारा पैराइटल, ऑसिपिटल, और फिर टेम्पोरल लोब, एफ पॉट। ओके, तो सबसे पहले हम उठाते हैं हमारा ऑसिपिटल लोब, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसके डायग्राम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इसे हम कहते हैं पश्च कपाल पाली। पश्च कपाल पाली आपका होता है ऑसिपिटल लोब। ओके, तो इसी के साथ यहाँ पे लाइट गोल हो चुकी है, और हमको अब लेफ़्ट से राइट हेमिस्फीयर में इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, और राइट से लेफ़्ट में इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है। ऑलराइट, ओके, तो ये आपके 4 लोब्स बचे हैं, फ्रंटल, पश्च कपाल पाली, है ना, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल लोब। ये सारे लोब्स आपके बचे हैं। इसको कवर करेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। एंड इस लेक्चर के बाद आपकी यूनिट 4 लगभग 95% आपकी
कंप्लीट है। जो वैल्यू एडिशन है उसको हम करेंगे बाद में, आप बने हैं हमारे साथ, वैल्यू एडिशन की चीज़ें बाद में करेंगे, बट हाँ जितना भी आपका बेसिक था वो आपका सब कवर हो चुका है। हमारे पास बचता है अगला एंडोक्राइन सिस्टम, तो वो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, तो उसकी चिंता ना करें। एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हम डिटेल में पढ़ेंगे यूट्यूब पे ही, ठीक है। इसी के साथ आपका ये 95% कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जहां हम कवर करेंगे हमारे लोब्स के बारे में, पालियों के बारे में कवर करेंगे। एंड सी यू सून।